हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड अर मेंस करंट अफेयर सीरीज, जिसमें आज इंटरनेशनल रिलेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। द टॉपिक ऑफ द डे इज साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड क्या मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न है इस क्षेत्र के, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट, अक्सर हम साउथ चाइना सी के बारे में जब भी बात होती है या न्यूज में हम पढ़ते हैं तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि चाइना ने किसी साउथ चाइना सी के आइलैंड पे कब्जा कर लिया है, या साउथ ईस्ट नेशंस के किसी देश के साथ क्लैशेस हो गए हैं, या उनके मिलिट्री वेसल्स, आर्म एंड एमिनेशन से भरे हुए वेसल्स देखे गए हैं साउथ चाइना सी में। इस प्रकार की खबरें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। या यूएस के जो वॉरशिप्स हैं वो साउथ चाइना सी में एंटर किए हैं, जिसकी वजह से एक ग्लोबल टेंशन क्रिएट हुआ है। ऐसा साउथ चाइना सी में क्या है, क्यों साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट है इन सभी देशों के लिए, इन बातों को समझेंगे। क्या सिग्निफिकेंस है साउथ ईस्ट नेशंस के लिए, चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और भारत का इस पे क्या आउटलुक है, और मैरीटाइम कंसर्न क्या है सभी देशों के, उन पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। ये पिक्चर्स के माध्यम से आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी कि भाई अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मार्च के आसपास या लास्ट ईयर भी वॉरशिप्स, यूएस जो पेट्रोल वेसल्स हैं वो देखने को मिले साउथ चाइना सी में, विच वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय चाइनीज जो नेवी है या चाइनीज गवर्नमेंट है, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया और कहा कि ये इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है। जबकि साउथ चाइना सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये एक इंटरनेशनल जोन है, किसी एक देश का इस पे अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन चाइना का ये मानना नहीं है। इन सभी टॉपिक्स पे हम एक एक करके बात करेंगे। चाइना का इसके कंसर्न में क्या क्लेम्स है, क्या चाइना का कहना है, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी छोटे आइलैंड नेशंस, जितने भी आइलैंड नेशंस हैं या जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं, उनको दरकिनार कर रहा है। और जो यूएस की पैसिफिक क्षेत्र में लेगेसी रही है उसको कमजोर करने में भी साउथ चाइना सी में चाइना की बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, और जो लेगेसी रही है यूएस की इस पूरे क्षेत्र में वो भी कम हो रही है। क्या कंसर्न है उस पर भी बात करते हैं, बट सबसे पहले ये जानना कि साउथ चाइना सी बेसिकली है क्या, कौन से देशों का कंसर्न इसके साथ है, उस पर बात करेंगे। साउथ चाइना सी, तो आप इस मैप के माध्यम से पहले तो साउथ चाइना सी को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लेम जो रेड क्षेत्र है, the red region is claimed by China, almost the whole China Sea, we can say that. So it is a part of Pacific Ocean. Pacific Ocean का ही एक हिस्सा है ये। ऐसा नहीं है कि क्योंकि साउथ चाइना से इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, सो मैप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं वो कनेक्टेड हैं इकोनॉमिकली, कल्चरली, उनकी डिपेंडेंसीज पूरे, ठीक है, हिस्टोरिकली एक इतिहास रहा है, जुड़ाव रहा है। और दूसरी तरफ चाइना जैसा बड़ा देश जो है वो भी जुड़ा हुआ है इस पूरे रीजन में। ठीक है, प्राइमरली जो नेशन बॉर्डर करते हैं साउथ चाइना की सी के साथ, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट देशों के नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, दीज आर सम प्राइमरी नेशंस। इसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड नेशंस भी हैं। एंड इट इज कनेक्टेड ताइवान स्ट्रेट से लेकर ईस्ट चाइना सी तक। ठीक है, ईस्ट चाइना सी बाय लुजोन स्ट्रेट। ठीक है, फिलीपाइन सी में, ये जो फिलीपाइन सी है यहां पर आपके लुजोन स्टेट आता है। ये जो एरिया है ये लुजोन स्टेट का एरिया, ताइवान स्टेट यहां पर है। और क्लैरिटी के साथ इसे देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका साउथ चाइना का सी का आता है। इसके अगर ये तो हमने बात की है ईस्टर्न साइड ऑन द अपर साइड ऑफ साउथ चाइना सी। अगर हम लोअर पार्ट की बात करूं, स्टेट ऑफ मलक्का, सी ऑफ फॉर्मोसा का जो क्षेत्र है वो भी बाउंड्री बनाता है पूरी साउथ चाइना से की सी जो बाउंड्री है। इसके अलावा जो लैंडलॉक्ड रीजन है वो आप देख पा रहे हैं, साउथ चाइना सी के नॉर्थ में चाइना आ रहा है, बाकी कंसर्न नेशन है वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपाइंस, ये सभी देश सराउंडिंग नेशंस हैं। थोड़ा और क्लैरिटी से इसको समझते हैं। ताइवान स्टेट की पहले बात करेंगे। देखिए मैप में आप देख पा रहे हैं चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी पता चल रहा है, क्योंकि ताइवान स्टेट रेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन से चाइना को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। ये जो आपका पार्ट है चाइना का, यहां से ट्रेड जो होता है, इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो होता है उसको भी, ठीक है, इसलिए। और दूसरा यहां से आपका जो लुजोन स्टेट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लुजोन स्टेट है, इसमें आप देख सकते हैं।
और कनेक्टिविटी, एक तरीके की कनेक्टिविटी बना रहा है ना ये पूरे चाइना की विद पैसिफिक ओशन। सो और ये नीचे जो है स्टेट ऑफ मलक्का का क्षेत्र आता है, यहां तक का जो क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी को समझेंगे। इतना इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी क्यों है, क्यों सभी देश डिस्प्यूट है, क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से इतना विरोधाभास है सभी देशों के बीच। तो सबसे पहला है, साउथ चाइना सी विल सर्व एज अ बफर जोन बिटवीन चाइना एंड सी नेशंस, मतलब सी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की यहां बात हो रही है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा है। सो आप इसी इमेज से, इस पिक्चर के माध्यम से कर सकते हैं कि अगर देखिए दोनों देशों के बीच ये सी नहीं होता और ये आइलैंड नेशन सभी चाइना के साथ ही होते, सो इट वाज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय चाइना। इट वाज शो, जैसे ताइवान का क्षेत्र है, हांगकांग का क्षेत्र है, इन पर अपना अधिकार जताता है बहुत ही फर्मली। तो ये जो छोटे आइलैंड नेशंस हैं, जितने भी ये नेशंस हैं, इन पर चाइना का अधिकार होता। तो एक बफर स्टेट बनाता है चाइना और साउथ ईस्ट नेशंस के बीच, जो बहुत सहायता करते हैं साउथ ईस्ट नेशंस के। और चाइना की भी, ऑफ कोर्स चाइना का कंसर्न दूसरा है इस कंसर्न में, उस पर अलग स्लाइड में हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट है फिशिंग, ह्यूज ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व। ये जो साउथ चाइना सी का बेड है, यहां पर ह्यूज ऑयल एंड आपके नेचुरल गैसेस के रिजर्व हैं और हर देश इन पर अपना अधिकार जताता है। ये मानता है कि इस पूरे क्षेत्र के जितने भी एरियाज हैं उन पर सभी देशों का मिलकर अधिकार है। दूसरी तरफ चाइना का कुछ और स्टांस है। चाइना कहता है कि नहीं, साउथ चाइना सी इज द पार्ट ऑफ चाइना, हिस्टोरिकली है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ फिशिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। फिशिंग की, सी फूड की डिपेंडेंसी जो है इन सभी देशों की साउथ चाइना सी पे बहुत ज्यादा है। मतलब इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है डिपेंड अलॉट साउथ ईस्ट नेशंस की इस पूरे साउथ चाइना सी पर। नेक्स्ट है सी रूट फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल कंसर्न नेशंस। देखिए जितने भी नेशंस हैं, एक तो है कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक इंटर नेशन जो ट्रेड होता है। ठीक है, जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं या एशियान, ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर और डिटेल में बात करेंगे। एशियान नेशन की जितने भी हैं, इनके भी जो आपस ट्रेड होता है, आपस में ट्रेड होता है, वो भी साउथ चाइना सी के माध्यम से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इस सी की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इनके लिए। दूसरा, अगर इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, सो 5.3 बिलियन, ठीक है, सॉरी 5.3 ट्रिलियन यूएसडी का ट्रेड यहां से होता है एनुअली। 5.3 यूएस ट्रिलियन का ट्रेड इस पूरे साउथ चाइना सी से फ्लो करता है, पास थ्रू करता है। एंड ग्लोबल अगर ट्रेड की बात कर रहे हैं, सो 22% तक का जो ग्लोबल ट्रेड है दैट पासेस थ्रू फ्रॉम द साउथ चाइना सी। इसी से इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही है। ऑफ कोर्स अगर इन सभी देशों का अपना अपना एक शेयर रहेगा साउथ चाइना सी में, तो इनको उस ग्लोबल टैरिफ की फॉर्म में बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर किसी पर्टिकुलर देश का ही कब्जा रहेगा तो वो फायदा उनको कभी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मैरीटाइम सिक्योरिटी के कंसर्न में, कि अब ये जो छोटे देश हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ चाइना, व्हाट दे डिड इन नेपाल, व्हाट दे आर डूइंग इन नेपाल, व्हाट दे डिड इन तिब्बत। ठीक है, एंड जो भी अप्रोच इन सभी आइलैंड नेशंस के साथ है। देखिए चाइना की दो पॉलिसीज बड़ी सिंपल है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। सबसे पहला है कि सामने वाले देश को उन्हीं की समस्याओं में उलझा के रखो, ठीक है, ताकि उनके पास समय ही ना हो कि आप हमारे पर कोई अटैक कर पाए, हम पर कोई जो है हमारे खिलाफ कोई आप एक्शन ले पाए, पहला। दूसरा है कि जब भी कोई सेटलमेंट होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसमें अपने क्लेम को इतना स्ट्रांग कर लो कि सामने वाला का क्लेम धीरे धीरे जो है वो वीक हो जाए। तो ये दो पॉलिसीज उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक अभिन्न हिस्सा है और यही वो फॉलो करते हैं साउथ चाइना सी में भी। ठीक है, तो it was really very obvious that these all small southeast nations always हमेशा डर की भावना में रहेंगे, डर की भावना में रह रहे हैं कि कहीं जिस प्रकार से डिफरेंट आइलैंड नेशंस बना रहा है साउथ चाइना सी में लगातार चाइना, उसी प्रकार से आने वाले समय में हो सकता है कि ये सभी देश डिपेंडेंट चाइना पर हो जाएं। और काफी हद तक सही भी है कि भाई तकरीबन 150 ठीक है, जो आपका बिलियन के आसपास एशियान नेशन में इन्वेस्टमेंट है चाइना का।
इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ रही है लगातार एशियन नेशंस की, जो कि यूएस की होती थी एक समय में, ज्यादा यूएस का प्रभाव होता था, अब कम हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है। अगर कंप्लीटली डिपेंडेंस हो जाएगी तो आने वाले समय में समस्या हो सकती है। ठीक है, और ये भी बहुत संभव है कि भाई डायरेक्ट अपने कंट्रोल में भी कल को रखने की चाइना कोशिश करे। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी रीजन एक बहुत बड़ा कारण है। ये तो हमने बात की सिग्निफिकेंस ऑफ चाइना फॉर नेशंस, सभी नेशंस के लिए, लिटरल जितने भी नेशंस हैं उनके लिए। अब जरा चाइना के कंसर्न में क्या है, ठीक है, वो भी समझते हैं। ये आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से किस प्रकार से सभी स्मॉल फिशेस को चाइना ने साइडलाइन किया है साउथ चाइना सी में, एंड ग्रेजुअली द जो आपका प्रभाव बिग फिश पैसिफिक, क्योंकि पैसिफिक ओशन में लेगेसी रही है यूएस की, ठीक है, कोल्ड वॉर लेगेसी रही है, उस समय से ही पैसिफिक ओशन पे कंट्रोल रहा है यूएस का, ठीक है, और उसी शेडो में ये सभी एशियन नेशंस भी रहे हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट लगातार यूएस करता रहा है एशियन नेशंस का, लेकिन साउथ चाइना सी में बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है चाइना। इस इमेज के माध्यम से आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड नाउ मूव टुवर्ड्स सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी फॉर चाइना। अब चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों भाई, चाइना, व्हाई चाइना इज इन्वेस्टिंग सो मच एनर्जी इन दिस रीजन, उस पर बात करेंगे। साउथ चाइना सी, जैसे बफर जोन की मैंने बात की, तो बफर जोन चाइना के लिए भी है, पर इंटरेस्ट चाइना का है। और ये जब मैं साउथ ईस्ट नेशंस के कंसर्न में बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न था, सिक्योरिटी कंसर्न था, लेकिन अब यहां पर बफर स्टेट है। देखिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि साउथ चाइना सी इज आल्सो द पार्ट ऑफ पैसिफिक रीजन। तो पैसिफिक रीजन अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखे, मान के चलिए देश नहीं होते, ठीक है, और ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ता, तो यहां तक जो हेगेमनी है, क्योंकि चाइना तो अभी स्ट्रांग हुआ है ना, लास्ट 2-3 डिकेड से स्ट्रांग हुआ है। उससे पहले आपकी जो ग्लोबल पावर्स थी, पैसिफिक ओशन में सिंगल हैंडेडली रूल कर रहा था यूएस से, तो ये पूरे साउथ चाइना सी पर भी अधिकार होता यूएसए का। तो इस बफर जोन होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन चाइना को मिला है, एंड चाइना डजंट वांट कि वो लूज करे इस पूरे क्षेत्र पे। अगर उनका कंट्रोल रहेगा तो ये काफी हद तक श्योर है कि भाई इस पूरे क्षेत्र तक से आगे जो है अपनी पहुंच को नहीं बढ़ा सकता यूएस से, क्योंकि जैसे हमारे सामने ताइवान का एग्जांपल है, ताइवान इज सपोर्टेड बाय यूएसए, और ताइवान और चाइना के डिस्प्यूट्स रहे हैं। हांगकांग इज इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके द्वारा सपोर्टेड किया जाता रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर डायरेक्ट प्रभाव रहेगा, ऐसे बहुत से प्रोविंसेस हैं जो उनके हाथ से कल को जा सकती हैं, ठीक है, या कंट्रोल लूज हो सकता है। तो अगर पूरे साउथ चाइना सी पे कब्जा रहेगा तो यहीं पर एक बाउंड्री बन जाएगी कि भाई आप इससे आगे यूएस या और कोई पावर जो है वो नहीं आ पाएगी, आएगी तो चाइना का परमिशन उनको लेना पड़ेगा। पॉइंट क्या, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन चाइना के लिए। साउथ चाइना सी इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेटेजिक पेट्रोल ऑफ चाइनीज SSBN न्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन्स। देखिए, ये जो साउथ चाइना सी का रीजन है ये एक न्यूक्लियर डिटरेंस का भी काम करता है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उसमें वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है, बाइपोलरिज्म था, और यूएस की हैगमेनी इस पूरे क्षेत्र में थी। और अक्सर जो यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स हैं से की सबमरीन्स हैं वो एंटर करने की कोशिश करती रही। उस समय तो इट वाज नॉट बिग डील फॉर देम, बिकॉज चाइना कोई बहुत बड़े पावरफुल नेशन नहीं था। लेकिन अब ये समस्या का विषय है, अगर यहां पर रोकेगा नहीं चाइना अपनी सबमरीन्स को, ठीक है, तो हो सकता है न्यूक्लियर सबमरीन के बेसिस आपके बना पाए यूएसए यहां पे। सो न्यूक्लियर डिटरेंस करना इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है, और उसके लिए अपनी जो न्यूक्लियर ब्लास्टिंग मिसाइल सबमरीन्स हैं उनको डिप्लॉय करना इन पूरे क्षेत्रों में, ठीक है, ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट, और चाइना ऐसा करता भी है, कर भी रहा है, ताकि काउंटर कर सके यूएसए को पैसिफिक क्षेत्र में, और कर भी रहा है, काफी हद तक सक्सेसफुल भी मिली है। नेक्स्ट है सी रूट फॉर चाइनाज मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। तो चाइना के मेजर कनेक्टिविटी को बनाने के लिए विद द रेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन एंड फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सर्दर्न पार्ट में इस साउथ चाइना सी की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी ताइवान स्टेट की बात की थी, ठीक है, या फिलिपाइन सी से होते हुए जो स्टेट्स हैं वहां पर हमने बात की थी। तो अगर
पूरे साउथ चाइना सी पे कब्जा रहेगा तो सी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन है, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथन होगा। ये भी कारण है कि भाई साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा करना चाहता है चाइना। नेक्स्ट है थ्रेट्स फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। बिल्कुल है, ये तो कंसर्न है ही, ये इनके लिए कंसर्न है लेकिन चाइना के लिए कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पे नहीं चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल बायलेटरल जो राइवलरी है यूएस के साथ, लंबे समय से एक बायलेटरल राइवलरी चल रही है। एक समय में रशिया और यूएसए के बीच थी, अब चाइना और यूएसए के बीच है, ठीक है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है। तो उस पर भी रोकथाम के लिए साउथ चाइना सी पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 5.3 ट्रिलियन यूएसडी का ट्रेड फ्लो करता है यहां से, जिसमें यूएसए का ट्रेड भी काफी हद तक है, ठीक है। तो अगर साउथ चाइना सी पे आने वाले 50 साल में सिनारियो अगर हम देखें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख के कि सिनारियो यहां बदले और चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा अगर चाइना का रहेगा फर्मली, तो क्या यूएसए या किसी और थर्ड पार्ट के लिए संभव हो पाएगा यहां से अच्छे से ट्रेड करना, या हाई टैरिफ पे करके चाइना को ही करना पड़ेगा? दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ चाइना। इसलिए भी चाइना के लिए साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इन पिक्चर, इन इमेजेस के माध्यम से देना चाहूंगा। देखिए, नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस का फ्लो ट्रिलियन में जो है, क्यूबिक ट्रिलियन में कितना होता है, पर्शियन गल्फ से जो ट्रेड होता है उसकी डिपेंडेंसी आप देखिए स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए अफ्रो नेशन की 0.3% है, या इन सभी नेशंस की आप देख सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी, जो कि कनेक्टिविटी साउथ चाइना सी के माध्यम से ही बनती है, ना सिर्फ आपके एशियन नेशंस की, रशिया, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश जो हैं, ये भी यूनाइटेड नेशन डिपेंड करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिपेंड करता है, सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों इमेजेस से हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमिकली साउथ चाइना सी का रेलेवेंस क्या है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक कारण है कि चाइना इस पूरे क्षेत्र पे अपना अधिकार करना चाहता है। आई होप क्लैरिटी आपको सिग्निफिकेंस चाइना क्लियर है, इन जर्नल क्या सिग्निफिकेंस है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब कंसर्न जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न है इस पूरे क्षेत्र में, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला है इसमें विट्सन रीफ। ये जो विट्सन रीफ है, इट इज वेरी क्लोज टू द स्पार्टली आइलैंड जो क्षेत्र है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये इमेज में यहां देख सकते हैं, यहां पर लगातार जो वेसल्स हैं, मिलिट्री वेसल्स हैं, वो देखने को मिली हैं। दो कंसर्न यहां पर हुए हैं, एक तो लगातार चाइना की मिलिट्री वेसल्स यहां देखने को मिली हैं, डिप्लॉय कर रहा है। फिलीपाइंस ने इस बात को नोटिस किया, एविडेंसेस प्रेजेंट किए हैं अभी रिसेंटली, ये 2021 का मामला है, इसी साल का, कि भाई लगातार विट्सन रीफ में प्रभाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में हो सकता है जिस प्रकार से स्पार्टली आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड में आर्टिफिशियल आइलैंड्स, आर्टिफिशियल जो सेटलमेंट्स हैं वो बनाई हैं चाइना ने, कहीं ना कहीं विट्सन रीफ में भी आने वाले समय में हो सकती हैं, ठीक है। ये कंसर्न बताया, इसलिए खबरों में भी रहा मामला, और दोनों देशों के बीच जो है इश्यूज बढ़े, समस्याएं बढ़ी, ठीक है। फिलीपाइंस इससे पहले, फिलीपाइंस और वियतनाम पहले भी ड्रैग कर चुके हैं, 2012-13 में भी ड्रैग किया था यूनाइटेड नेशन में चाइना को साउथ चाइना सी के कंसर्न में, और क्रिटिसाइज किया था चाइना के क्लेम्स को, सही नहीं ठहराया था, उसके बावजूद अपने सेटलमेंट्स को बिल्ड करता रहा, ठीक है। इससे हमें जो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जो एक बढ़ती हुई वीकनेस दिख रही है, ठीक है। चाहे अफगानिस्तान अभी रिसेंट जो इशू है उसके कंसर्न में भी बात देख लीजिए कि तालिबान जैसे पावर जो है यूएन की प्रेजेंस में इतना कुछ कर गया। सेम इन द केस ऑफ चाइना, चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, पूरे ग्लोबल प्रभाव है, वो भी हमें समझ आ रहा है इससे, ठीक है। सो एक तो ये है। दूसरा, अभी कुछ समय पहले मार्च की ही बात है, मार्च 2021 की बात है कि भाई यहां पर यूएस के जो वॉरशिप्स हैं वो भी विजिट किए, एंड दूसरी तरफ एक मतलब इतनी टेंशन क्रिएट हो गई थी दैट इट वाज, ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई स्क्रमिश या कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, दोनों ने, चाइना ने इसे इंटरफेरेंस माना अपनी टेरिटरी में, जबकि यूएसए ने अपने कुछ और रीजंस दिए दैट हम अपनी ट्रेड प्रेजेंस को जता रहे हैं इस क्षेत्र में, या हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं हमारे 50 सालों का जो नेवल उनका बेसिस थे, उनसे संबंधित कुछ सेलिब्रेशंस थी, उसके लिए हमने डिप्लॉय किया है, ठीक है।
सीधी सी बात थी कि भाई अपना जो प्रभाव है उसको बना के रखना चाहता है यूएसए भी इस पूरे क्षेत्र में, और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये जो साउथ एशियन नेशंस हैं, ठीक है, या ईशान मेंबर नेशंस हैं, ये प्रोटेक्टेड फील करें। दोज वर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ यूएसए फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो ये बड़ा जरूरी है कि अपनी प्रेजेंस ऐसे दिखाता रहे, ठीक है। हालांकि बहुत टेंशन इसकी वजह से एस्केलेट हुई थी पूरे विंसेंट रीफ में। तो ये दो मामले खबरों में रहे हैं, और इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, ये तो मैंने इन जनरल जो करंट में इश्यूज हैं उनकी बात करी। अब विट्सन रीफ की अगर आप जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखेंगे, अगर लोकेशन देखेंगे तो इसका जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। अगर विट्सन रीफ पर अधिकार रहेगा चाइना का, बिल्कुल सेंटर में है ये साउथ चाइना सी के, ठीक है। यहां पर अधिकार होने का मतलब है कि इस पूरे रीजन में मॉनिटर करना हो तो बहुत सरल हो जाता है, ठीक है। मॉनिटर करना है, कोई सर्वे करना है या कंट्रोल रखना है इस पूरे क्षेत्र पे, तो चाइना के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए भी चाइना यहां पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा करना चाहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिली होगी। और बिकॉज ऑफ दिस जितने भी ये आपके साउथ ईस्ट नेशंस हैं, ये डरे हुए हैं कि भाई लगातार इस प्रकार से सेटलमेंट जो बढ़ रही है साउथ चाइना सी में चाइना की, ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है हम सभी के लिए। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया, सो वी हैव टू फेस द म्यूजिक इन दिस रीजन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसके अलावा कंसर्न मैरीटाइम इश्यूज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट पैरासेल जो आइलैंड्स हैं उससे संबंधित डिस्प्यूट्स हैं। चाइना इस पे क्लेम करता है, ताइवान क्लेम करता है, वियतनाम क्लेम करता है, ठीक है। स्पार्टली आइलैंड्स हैं, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई एंड फिलीपाइंस इस पे क्लेम करते हैं, ठीक है। स्कैरेबोरो शोल का जो क्षेत्र है जहां पे फिलीपाइंस, चाइना एंड ताइवान अपना अपना क्लेम करते हैं। इसके कारण मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं कि एक तो ये आपके बहुत ही जो सी बेड है इसका रिजर्व से भरा हुआ है, नेचुरल गैसेस के, पेट्रोलियम, ऑयल रिसोर्सेज हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सी के आपके जो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र की, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब जरा इनको एक एक करके मैप के माध्यम से समझते हैं क्या है और पिछले कुछ समय में किस प्रकार की पॉलिसी यहां पर चाइना की रही। अगर हम बात कर रहे हैं 1990 से पहले के, तो जैसा मैंने कहा कि यहां पर हेगेमनी थी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। So there was a single-handedly, we can say that USA was ruling in this whole region, and all the ASEAN member nations or the Southeast nations were growing under the shadow of USA without any threat, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कोई ऐसा नहीं था बिकॉज डायरेक्ट इस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं था। बट पिछले कुछ समय, पिछले 2 डिकेड्स में लगातार जो समीकरण बदले हैं, जो एग्रेसिव अप्रोच चाइना ने यहां रखा है, उसके कारण ये सभी देश जो हैं अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित जो उनके इश्यूज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, और निर्भरता जो है उनकी डिपेंडेंसी है यूएसए पे या और किसी थर्ड नेशन पे डिपेंडेंसी को, वो जो भारत की का एग्जांपल हम ले सकते हैं, फर्दर इसको भी डिस्कस करेंगे, वो बढ़ जाता है। तो अब हम सेकेंड इसमें बात करेंगे स्पार्टली आइलैंड्स। स्पार्टली आइलैंड इज जस्ट वेरी क्लोज टू द विट्सन जो रीफ हमने बात की, उसी के क्षेत्र में से के रीजन में ही से ही जुड़ा हुआ है ये स्पार्टली आइलैंड्स। और चाइना ने इस पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल आइलैंड्स लाइक दिस, यू कैन सी दैट आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं। अब धीरे धीरे वहां अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या है कि ये सभी देश जो हैं चिंतित हैं भाई, और बहुत ज्यादा विरोध किया, यूनाइटेड नेशन तक मामला गया, यूएसए ने इस पर बहुत कोशिश की रोकने की, पूरे विश्व के देशों द्वारा इसे क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। कंप्लीटली स्पार्टली आइलैंड्स पर आज कब्जा है यूएसए का, सॉरी चाइना का, ठीक है। यहां पे अपनी सेटलमेंट्स बना रखी हैं। अब इसकी वजह से इकोनॉमिकल लॉस तो होगा ही आने वाले समय में साउथ ईस्ट नेशंस को, ठीक है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी इन रीजन्स की है पूरे साउथ ईस्ट नेशंस की, वो भी खतरे में है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि नेशंस लाइक वियतनाम, नेशन लाइक फिलीपाइंस आर लुकिंग फॉर नेशंस लाइक इंडिया, भारत की तरफ देखते हैं। और भारत से अभी 2 मार्च 2021 में ही डील तो बहुत पहले की बात चर्चा कर रही थी, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने वियतनाम और फिलीपाइंस को देना निर्धारित किया है, ठीक है। अपनी अब
फोर्टिफिकेशन करना आवश्यक है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में आपको भी रेडी रहना पड़ेगा ना। नेवर नो व्हाट विल हैपन, आप अकेले ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते, चाइना जैसा जब देश आपके सामने है, ठीक है। तो ये एक कारण है जो टेंशन एस्केलेट कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में। जो पीस था साउथ चाइना सी में एक लंबे समय से, उस पर ब्रीच अप हुआ है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली स्पार्टली आइलैंड्स की। इसके अलावा पासले जो आइलैंड्स हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। स्पार्टली आइलैंड्स की तरह ही पासले जो पैरासेल्स जो आइलैंड्स हैं उन पर, और स्कैराबोरो जो शोल रीजन है यहां पर भी अपनी सेटलमेंट्स बना ली हैं चाइना ने। तो आप देख सकते हैं वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज है फिलीपाइंस क्षेत्र से, और इसीलिए जो है विरोध करता है। पैरासेल जो आइलैंड है यहां पर बेसिकली शानशा करके आइलैंड है। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये शानशा आइलैंड ही है। यहां पर अपनी सेटलमेंट्स बनाई हैं, ठीक है, मतलब एक पूरी सिटी डेवलप कर दी है चाइना ने, और इसे हाइनन प्रोविंस जो है उसके तहत रख दिया है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द हाइनन प्रोविंस नाउ, एंड इससे साफ पता चल रहा है कि भाई आर्टिफिशियल आइलैंड्स, मतलब इन आइलैंड्स पर अपनी सेटलमेंट्स को ग्रो करके वो चाइना का ही पार्ट बना रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अब ये आइलैंड है फ्री होंगे आने वाले समय में, यही चाइना की पॉलिसी है। 100 साल में हम देख सकते हैं कि यहां पर अपनी सेटलमेंट अपने लोगों को बसाना शुरू करेगा, शहर बना दिए हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। जब शहर ही बन गए, लोग ही रहने लग गए, 100 साल के बाद आप डेमोग्राफी बदल दीजिए, क्लेम्स अपने आप खत्म होंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 पॉलिसीज बताई कि सामने वाले नेशन को उसी की समस्याओं में उलझा के रखिए, दूसरा कि भाई अपने किसी भी रीजन में जो क्लेम है उसको इतना स्ट्रेंथन कर दीजिए कि सामने वाले के जो क्लेम्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाएं, वो वीक हो जाएंगे। तो ये इसका बहुत ही फाइनेस्ट एग्जांपल। चले, तो ये एक मामला है जिस इन सभी देशों का कंसर्न है, और इसके लिए लगातार गुहार इंटरनेशनल लेवल पे लगा रहा है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं चाइना के क्लेम्स के बारे में। तो चाइना की क्लेम्स जो है उसको सबसे पहले तो हिस्टोरिकल क्लेम क्या है चाइना का साउथ चाइना सी में के कंसर्न में, उस पर बात करेंगे। देखिए, चाइना में जो मेजरली कम्युनिटी ने रूल किया है वो है हान कम्युनिटी। तकरीबन 90% के आसपास आज भी जो चाइना में लोग हैं वो हान कम्युनिटी से संबंधित है, जो प्योर चाइनीज जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मिक्स्ड हैं, लेकिन जो प्योर चाइनीज हैं दैट आर फ्रॉम हान कम्युनिटी, एंड हान कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस रहा है 2nd सेंचुरी से, और उस समय ये पूरा साउथ चाइना सी पे कब्जा था ऑफ कोर्स हान कम्युनिटी का ही। हान जो डायनेस्टी, कम्युनिटी की बजाय आप डायनेस्टी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे एक पूरी डायनेस्टी थी। कम्युनिटी के तो लोग हैं आज भी एग्जिस्टेंस में है, बट डायनेस्टी एक हुआ करती थी 2nd सेंचुरी में। अब देखिए, इस आधार पर चाइना क्लेम करता है पूरे साउथ चाइना सी पे कि ये पूरा जो है इट बिलोंग्स टू चाइना फॉर सच, मतलब हिस्टोरिकली ये तो हमसे जुड़ा हुआ है, आप कौन होते हैं इस पे कब्जा करने वाले। अरे भाई, इस आधार पे तो आज भी अफगानिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए, या श्रीलंका, या बहुत से साउथ ईस्ट नेशन जो है जहां पर साउथ इंडियन रूलर्स ने कब्जा किया, अधिकार किया, ठीक है, कल्चरली इन्फ्लुएंस किया, वो भी आज भारत का हिस्सा होने चाहिए। पाकिस्तान भारत का हिस्सा होना चाहिए, नेपाल भारत का हिस्सा होना चाहिए। भारत, इंडिया तो ऐसा नहीं कहता है। तो हिस्टोरिकली इतने सालों के बाद समीकरण काफी बदले हैं, ठीक है। तो उनको ये क्लेम जो है, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि हिस्ट्री के साथ भी, तो हिस्ट्री के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको भी तोड़ मरोड़ कर पेश करता है चाइना। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। इसके अलावा 9 डैश लाइन, अब ये 9 डैश लाइन क्या है आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये चाइनीज क्लेम को दिखाता है, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन का मतलब ये है, चाइना ये कहता है कि जितना भी आपका सैंड वॉल का ये एग्जांपल देता है कि कहता है भाई सैंड वॉल रीजन जो है दैट बिलोंग्स टू चाइना, मतलब जितने भी सी शोर रीजन में सैंड है यहां पे इन पूरे एरियाज में, ठीक है, जहां जहां तक सैंड होगी वहां वहां तक का संबंध जो है वो चाइना की टेरिटरी का एक हिस्सा है, ठीक है। ये 9 डैश लाइन थ्योरी में कहता है, और ये रेड लाइन जो है वो क्लेम करती है। ये बाकी एरियाज की वियतनाम का क्लेम आप देख सकते हैं,
मलेशिया का आप ये क्लेम देख सकते हैं, यहां तक है, या फिलीपाइंस का क्लेम आप देख सकते हैं। सभी देशों का अपना अपना यहाँ पे क्लेम है, बट चाइना इज गोइंग टू टेक अराउंड 90%, तकरीबन 90% का जो एरिया है साउथ चाइना सी का, उस पर क्लेम करता है। ठीक है, सो चाइना लेज क्लेम टू नियरली ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी, वी कैन से दैट। चलिए, साउथ चाइना सी एंड एशियान, अब एशियान के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, एशियान क्या है और साउथ चाइना सी में इसका क्या रोल है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी एंड एशियान की। एशियान नेशन कौन है, अब जरा बात करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं की। सो एशियान इज बेसिकली ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ठीक है, 10 इसके सदस्य हैं, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1967। इकोनॉमिक रिलेशंस को स्पेशली बिल्ड करने के लिए बनाई गई थी संस्था, लेकिन आज स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 10 नेशंस हैं, जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस में प्रोमिनेंट नेशंस हैं। देखिए, दीज ऑल नेशंस वर वेरी मच अवेयर अबाउट कि भाई एक तरफ हम भारत, एक तरफ चाइना, तीसरी तरफ यूएसए जैसे पावरफुल, यूएसए एंड जापान जैसे पावरफुल नेशन है। अगर हम संगठित नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, सो हम इन देशों के आने वाले समय में गुलाम हैं। ठीक है, ये बड़ा क्लियर था इनके माइंड में, और इसीलिए एक ग्रुप बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे साउथ ईस्ट एशियन नेशन को रिप्रेजेंट ये करता है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1967, ठीक है, बैंकॉक में फाउंडेशन इसका हुआ था, बैंकॉक में इसका फाउंडेशन हुआ था उस समय, और तब से ही इसका जो लगातार प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कंसर्न है साउथ एशियन नेशंस के, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन पोर्ट्स एंड फ्री मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, दो चीजें हैं, जैसा हमने मैप के माध्यम से समझा कि जो सभी आपके साउथ ईस्ट नेशंस हैं, ये आपके मैरीटाइम नेशंस हैं, और इनकी इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड करती है आपकी पोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे, या मैरीटाइम जो भी रूट्स हैं उन पे। और अगर किसी एक पर्टिकुलर नेशन का पूरे एक सी पर कब्जा हो जाएगा, सो व्हाट अबाउट दीज ऑल नेशंस, तो ऑफ कोर्स इनके लिए एक बहुत मेजर कंसर्न है ये। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इन देशों एशियन नेशंस के बीच भी तो आपसी ट्रेड रिलेशंस होते हैं ना, उनका क्या, अगर साउथ चाइना सी पे कंप्लीटली कब्जा हो जाता है चाइना का, तो फिर इन ट्रेड, जो इनके आपसी ट्रेड होंगे, वो भी कहीं ना कहीं सफर करेंगे। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है साउथ चाइना सी के कंसर्न में। ठीक है, और सिग्निफिकेंस ये दर्शाता है साउथ चाइना सी की एशियन मेंबर नेशंस की। नेक्स्ट है, 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासेस थ्रू फ्रॉम, अभी हमने डिस्कस किया था 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग जो है वो आपकी साउथ चाइना सी से मूव कर रही है। तकरीबन 22% का जो ग्लोबल ट्रेड होता है दैट पासेस थ्रू फ्रॉम दिस रीजन, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ साउथ एशियन नेशंस और लिटरल नेशंस ऑफ साउथ चाइना सी, इन सभी देशों को फायदा उससे होता है। ठीक है, तो अगर किसी एक देश का ही कब्जा हो जाएगा, तब तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक लॉसेस उनको बहुत होने हैं। एक हिस्टोरिकल भी जुड़ाव होता है आपका, जैसे जब इंडियन ओशन की बात करते हैं तो भारत, या अरेबियन सी, या गल्फ बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो कल्चरल एसोसिएशन होता है, हिस्टोरिकल टाइप होता है पूरे क्षेत्रों का। सेम इन द केस ऑफ इन सभी देशों की डिपेंडेंसी साउथ चाइना सी पे कुछ इसी प्रकार से है, जुड़ाव है। ठीक है, तो सिंगल हैंडेडली क्लेम करना सही बिल्कुल भी नहीं है, और बड़ा फॉर्मली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस उनको आना चाहिए इसमें, जो कि आती नहीं है जनरली। ऑल एशियन नेशंस वांट्स टू एक्सप्लोर द रिजर्व्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, मैक्सिमम जो एशियन नेशंस है बहुत रिच नेशंस नहीं है, गरीब देश ज्यादातर इसमें है, और अभी इनको एक्सप्लोरेशन करना है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, और उसके लिए जितने भी रिजर्व है नेचुरल गैसेस के, ऑयल रिसोर्सेज के, उनका फायदा कोई अगर एक ही देश लेगा तो वो भी सही बात नहीं है। इन सभी देशों को कुछ शेयर मिलना चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एशियन की इंपॉर्टेंस के लिए साउथ चाइना सी की सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ चाइना पूरे रीजन में जो है इनकी बाउंड्री सुरक्षित नहीं है, अक्सर जो है कोई इनके वेसल्स को चाइना उड़ा देता है, जो भी इनके वेसल्स, फिशिंग वेसल्स साउथ चाइना सी में होते हैं। ठीक है, ये कह के कि भाई आप हमारी टेरिटरी में आ गए हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, कहीं ना कहीं थ्रेट इन पर हमेशा ही बना रहा है। यूएसए सपोर्ट एशिया, ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है और होना भी चाहिए। और भले ही जितना मर्जी हम क्रिटिसाइज यूएसए को करें, ग्लोबली क्रिटिसाइज करें कि बहुत से इश्यूज जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ें यूएसए की वजह से है, लेकिन इस बात को कोई नहीं खारिज कर सकता दैट यूएसए फॉर्मली, चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, 20 साल से जब तक अफगानिस्तान
में यूएसए की प्रेजेंस रही, डेमोक्रेसी बहाल रहा, वहां की जनता लिबर्टी इक्वालिटी के वैल्यूज को समझ पा रही थी, जी पा रही थी। जैसे ही विड्रॉ किया यूएसए ने, हम सभी देख रहे हैं कि क्या अभी हो रहा है अफगानिस्तान में। ठीक है, तालिबान का किस प्रकार से पावर, पॉलिटिकल पावर अपने कब्जे में ले लिया। सेम इन द केस ऑफ एशियान नेशन, हमेशा ही, ठीक है, कोल्ड वॉर पीरियड से ही एशियान को सपोर्ट करता यूएसए आया है। अभी 2017 में ही 328.8 बिलियन यूएसडी डॉलर का इन्वेस्ट किया है एशियान में। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, और इसी प्रकार से एशियान देख रहा है भारत की तरफ भी। लेकिन भारत अभी वो रोल में नहीं है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ा कारण है, हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हमें आना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। सो आई होप ये आपको एस्पेक्ट समझ आया होगा। चलिए अब जरा बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एचसीएस, साउथ चाइना सी, फॉर इंडिया। भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन एचसीएस, साउथ चाइना सी में भारत का भाई अपना नेशनल इंटरेस्ट है। अक्सर ये कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ टू काउंटर चाइना, इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो ना ही आपका कोई मित्र है, ना ही आपका कोई शत्रु है, आपका राष्ट्र हित, योर नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स। तो भारत का यहां नेशनल इंटरेस्ट क्या है? ऑफ कोर्स ट्रेड जो है बहुत बड़ा नेशनल इंटरेस्ट भारत का यहां पर है। क्या क्या और नेशनल इंटरेस्ट हैं, ये सभी नेशनल इंटरेस्ट के ही कारण, उन पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ट्रेड मैंने एक बहुत बड़ा कारण बताया। एशियन नेशंस वांट्स लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट ऑफ इंडिया इन साउथ चाइना सी। देखिए अब एशियन जो है वो ये बहुत, एशियन नेशन बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब इंडिया इज आल्सो ग्रोइंग रैपिडली। एक तरफ यूएसए से उनको बैक मिल रहा है, दूसरी तरफ अगर भारत भी बैक करता है, सपोर्ट करता है, एक लीडर की तरह उभरता है इस पूरे क्षेत्र में, तो आने वाले समय में काउंटर चाइना तो होगा ही, काफी हद तक जो है काउंटर चाइना होगा। तो इसलिए भी चाइना, एशियन नेशंस, मेंबर नेशंस चाहते हैं भारत अपना प्रभाव यहां बढ़ाए, ट्रेड बढ़ाए, बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाए, ठीक है, मिलिट्री टाई अप्स बढ़ाए, ये तमाम चीजें हों, और भारत इस पे कर भी रहा है, बट शायद जितना स्ट्रांगली आउटलुक हमारा होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, इस पर श्योरली हमें काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है सेव द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो मैंने कहा नेशनल इंटरेस्ट, उसमें यह भी बात है, भारत के बहुत से स्टूडेंट्स यहां पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं साउथ ईस्ट नेशंस में जॉब कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट्स है जापान में, जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं उनमें, इवन चाइना में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हम अपने रिलेशंस डायरेक्टली चाइना के साथ इस रीजन में तो खराब नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, और हम अपने नेशनल इंडियन डायस्पोरा को सेव जरूर करना चाहेंगे इस क्षेत्र में। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि हमें अपना प्रभाव साउथ चाइना सी रीजन में बढ़ाना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखते हुए कि चाइना के साथ हम डायरेक्टली ना भिड़े इस क्षेत्र में, जैसे हम सियाचिन रीजन में भिड़े हुए हैं, वो ना, क्योंकि हमें हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, दैट इज द प्रायोरिटी। आप देख लीजिए कि यूएसए जैसा देश नहीं डायरेक्टली भिड़ रहा, जो इतना पावरफुल है, अपने राष्ट्र हितों को वो भी प्रेफरेंस दे रहा है। नेक्स्ट है की एलिमेंट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में भारत ने शुरू की थी, और 2014 में भारत ने यह कहा कि अब लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि साउथ ईस्ट नेशंस के साथ हम अपने संबंधों को स्ट्रेंथन करें। और अगर हमारा कंट्रोल साउथ चाइना सी पर अच्छा होगा, हमारी पकड़ मजबूत होगी, तो फिर ऑफ कोर्स ये जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका सही प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा, सीड रूट्स हमारे अच्छे बन पाएंगे, ठीक है, जो लैंडलॉक रीजन है उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी। सबसे बड़ी बात, इन देशों का रिलायंस भारत जीत पाएगा, भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। टू काउंटर चाइनाज हेगेमनी इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। डायरेक्टली भारत कभी नहीं इस बात को कहता, बट यस ये ट्रू है कि इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार जो प्रभाव बढ़ रहा है, एक तरफ आप देखिए हम इतनी चुप्पी साधे हुए हैं साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में, बट जब इंडियन ओशन रीजन की बात आती है, आईओआर की बात होती है, तो हमने देखा है कि भाई किस प्रकार से जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। हम्बनतोता सी पैक आ जाता है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट है, हम्बनतोता कोलंबो पोर्ट है साउथ में, चटगांव पोर्ट है, म्यांमार में पोर्ट है, ठीक है, या जितने भी आइलैंड है वहां पर अपना कब्जा, सेशल्स हैं, हर क्षेत्र में अपने प्रभाव को चाइना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जबकि यहाँ पे लीडिंग नेशन कौन है? भारत है।
क्या भारत को, क्या इंडिया को यही सेम पॉलिसी साउथ चाइना सी में नहीं अपनानी चाहिए? ये एक चिंता का विषय है। हालांकि इंडिया इसमें क्वाड जैसी संस्थाओं का सदस्य है और वो काउंटर कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। सो आई होप स्टूडेंट्स की आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, कुछ मैरीटाइम कंसर्न जो है इन देशों के वो क्लियर हुए होंगे, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।